हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सेल्यूलर फ्लूइड्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कर दें शुरू? हैं, कर दें क्या शुरू? अरे बोल तो। कर दो सर, शुरू कर दो, मजा आएगा आज तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक मेल है जिसका बॉडी वेट है 70 kg। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड केस माना है कि एक मेल है जिसका वेट है 70 kg। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि उसके बॉडी वेट इस 70 kg का 60% यानी मेजर पार्ट जो है, मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो वाटर का है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स बॉडी वेट, 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट जो है वो वाटर है, जिसको हम टोटल बॉडी वाटर या TBW भी कहते हैं। ठीक है, और 60% माने कितना सर? कितना मतलब या 42 लीटर भी बोल सकते हैं। तो टोटल बॉडी वाटर का वॉल्यूम कितना है? 42 लीटर जो है वो टोटल बॉडी वाटर है। ठीक है, इतना बॉडी वाटर प्रेजेंट है इस 70 kg के मेल में। ठीक है, अब फीमेल्स में थोड़ा सा कम परसेंटेज होता है। ठीक है, फीमेल्स में 50% ही होता है बस। फीमेल्स में 50% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर। ठीक है, 50% ऑफ द बॉडी वेट ही होता है वाटर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जनाब क्योंकि बॉडी फैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर, ऐसा कहा जाता है। तो जितना ज्यादा बॉडी फैट होगा वाटर कंटेंट उतना कम होगा। ठीक है, एंड फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि फैट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, तो दैट्स वाई जो बॉडी वे वाटर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओनली 50% होता है, नॉट 60%। ठीक है, मेल्स के अंदर 60% ऑफ बॉडी वेट होता है। वी नो 60% ऑफ बॉडी वेट इज वाटर। ठीक है, दिस इज बिकॉज मेल्स के अंदर लीन बॉडी मास होता है। ठीक है, लीन बॉडी मास होता है, फैट फ्री मास हम जिसको बोल सकते हैं वो होता है, इट इज मोर इन मेल। ठीक है, लीन बॉडी मास इज मोर इन मेल, दैट्स वाई यहां पर जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, लीन बॉडी मास में वाटर कंटेंट कितना होता है? 70 ml पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लीन बॉडी मास मैंने बोला ना, तो लीन बॉडी मास में वाटर कंटेंट कितना होता है? 70 ml होता है पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। ओके, अब एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे चिल्ड्रन की हम बात करें तो बच्चों में टोटल बॉडी वाटर थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है? 70% ऑफ देयर बॉडी वेट इज वाटर। ठीक है, वर्सेस अडल्ट में देखें तो अडल्ट का तो हमने बोल ही दिया, मेल में ये होता है 60% और फीमेल के अंदर होता है 50% ओनली। ठीक है, अब ये जो बॉडी वाटर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या है ना? तो देखो, जैसे मैंने एक सेल बना दी है ये। ठीक है, तो इस सेल के कुछ वाटर तो अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ वाटर बाहर होगा। तो जो अंदर होता है उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड को इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ICF इसको हम बोलेंगे पूरे लेक्चर में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इसको हम ECF बोल देंगे। ठीक है, तो अंदर है बाहर है, ICF ECF डन। ठीक है, अब ICF में कितना वाटर है, यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना है? ठीक है, तो टोटल बॉडी वाटर का 2/3 पार्ट जो है वो इंट्रा सेलुलर होता है और 1/3 पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। ठीक है, तो ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर अमाउंट में होता है। ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज दिस एंड 1/3 क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे टोटल बॉडी वाटर कितना है? 42 लीटर्स है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 42 लीटर्स है टोटल बॉडी वाटर। तो अब इस 42 लीटर का ICF में कितना है और ECF में कितना है? जैसा कि मैंने बताया ऊपर, 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज ICF। ठीक है, और 1/3 ECF में आता है। ठीक है, तो 2/3 अगर आप निकालोगे इस 42 लीटर का, दैट विल बी 28 लीटर्स ICF। ECF विल बी अप्रॉक्स 14 लीटर्स, अप्रॉक्स क्या 14 लीटर्स ही होगा। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज बात करें तो टोटल बॉडी वाटर इज 60% ऑफ बॉडी वेट
अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें आईसीएफ और ईसीएफ के अंदर, तो आपको दिखेगा इस आईसीएफ के अंदर 40%, ठीक है, 40% ऑफ बॉडी वेट इज आईसीएफ, ठीक है, और ईसीएफ 20% में आता है। 60%, जैसे हमने बोला ना 42 लीटर्स में से 28 लीटर तो आईसीएफ है, 14 लीटर ईसीएफ है, तो वैसे 60% वाइज बात करें तो 40-20 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो ईसीएफ है इट इज 14 लीटर, ठीक है, ईसीएफ 14 लीटर है, लेकिन सेल के बाहर तो बहुत कुछ हो सकता है ना, सेल के बाहर कहां प्रेजेंट है, वेयर इज दिस ईसीएफ प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क है ना, कहां प्रेजेंट है ये सेल के बाहर भी, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशंस बताता हूं, जैसे कि सबसे फर्स्ट केस में ये दो सेल्स बना दी, तो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ईसीएफ, यही ईसीएफ जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियम, है ना, ठीक है। अब दूसरा केस, ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है, ब्लड वेसल में आरबीसी फ्लो कर रही हैं, ठीक है। अब आरबीसी, ये सेल है ना आरबीसी, तो इसके बाहर जो भी प्लाज्मा वॉल्यूम है दैट इज आल्सो द लोकेशन, ठीक है, यहां भी तो हो सकता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, ये दो जगह होगी ईसीएफ की, ठीक है, कि ईसीएफ कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईएफवी एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने बोल दिया कि ये जो बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी वाटर है, ये 42 लीटर्स होता है, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये जब किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कि कैसे 42 लीटर्स ही क्यों है, कैसे मेजर किया आपने, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ अगर टोटल बॉडी वाटर की बात करें तो वो किया था स्टीवर्ट एंड हैमिल्टन ने, ठीक है, तो इसीलिए उनके मेथड को हम कहते हैं स्टीवार्ड हैमिल्टन मेथड, है ना। they use Stewart and Hamilton, they used indicator dilution principle for measurement, ठीक है, इंडिकेटर्स को उन्होंने यूज किया, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस A इज इक्वल्स टू C इंटू वी, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर A होता है अमाउंट ऑफ इंडिकेटर, यहां पर C होती है कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर, और V अननोन वॉल्यूम जो हमें पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे पूछी जा रही है आस्क अननोन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अननोन वॉल्यूम अगर हमें निकालनी हो तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। सिंपली हमने ट्रांसफॉर्म किया, अमाउंट अपॉन में कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। हमने देखा था ना कि मेजरमेंट कैसे करना है, यूजिंग इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल, और इसमें आपको एक फॉर्मूला काम आता है, A इक्वल टू C इंटू वी, और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं ना, मेजरमेंट वॉल्यूम इक्वल टू अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ इंडिकेटर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी, मेजरमेंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अब ये इंडिकेटर्स का मैंने नाम लिया, ये कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड ट्राइशियम ऑक्साइड, ओके। एंड देन ईसीएफ को मेजर करने के लिए हमारे पास है इनुलिन, इनुलिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी मेजर करने में काम आता है। इनुलिन आपने सुना होगा रीनल फिजियोलॉजी में, तो ये हो गया अपना इनुलिन, ठीक है। सुक्रोज, मैनिटॉल एंड Na पॉजिटिव थायोसल्फेट, ठीक है, ईसीएफ में Na पॉजिटिव अबंडेंट होता है, इसलिए Na पॉजिटिव थायोसल्फेट, दीज आर द इंडिकेटर्स टू मेजर ईसीएफ, ठीक है। ईसीएफ वॉल्यूम को पता लगाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम हमने देखा था, प्लाज्मा वॉल्यूम, ये देखो प्लाज्मा वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, आरबीसी के बाहर ब्लड वेसल में प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं हम, देखिए प्लाज्मा जो होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में रिच होता है, हमने ये सुना है ना, प्लाज्मा इज रिच इन प्लाज्मा प्रोटीन और पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन में रिच होता है। अब क्या करते हैं, सिर्फ रेडियो लेबल कर देते हैं इस एल्ब्यूमिन को, तो दिस इज नोन एज रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन, सबसे पहला तो ये हमारे पास इंडिकेटर हो गया। दूसरा, आप डाइज यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इवांस ब्लू डाई, तो ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। तो प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन एंड इवांस ब्लू डाई, ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स हो गए। देन
हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है ब्लड वॉल्यूम को कैसे हम मेजर करेंगे। यहां नाम आया ब्लड, ब्लड में होती हैं आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज होती हैं। बस हमें क्या करना है, इन आरबीसीज को क्रोमियम की टैगिंग कर देनी है आरबीसीज की, ठीक है। तो क्रोमियम टैग्ड आरबीसीज, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई क्रोमियम टैग्ड आरबीसीज विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर दिस ब्लड वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स वाला टॉपिक हुआ। एक चीज, ब्लड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला और हमें काम आता है कैलकुलेशंस के लिए। ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस हेमाटोक्रिट, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम अपॉन में 1 माइनस हेमाटोक्रिट्स, ठीक है, ओके। अगर इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं तब तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। इंडिकेटर्स अगर अवेलेबल है तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। टोटल बॉडी वाटर हो, चाहे ईसीएफ हो, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम, ये डायरेक्ट मेजरमेंट इनका किया जाता है बिकॉज इनके इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने इनके इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना अभी ऊपर, तो इनका डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन हमने कुछ चीजें ऐसी भी तो थी जिनके इंडिकेटर्स नहीं पढ़े अभी तक, नो इंडिकेटर्स अवेलेबल, तो हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। आई से इनडायरेक्ट, आई से आईसीएफ, हमने आईसीएफ के लिए कोई भी इंडिकेटर नहीं पढ़ा है अब तक, ठीक है। और हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम के लिए भी कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर नहीं पढ़ा। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है उनका इनडायरेक्ट मेजरमेंट करा जाता है। इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है, देखिए। टोटल बॉडी वाटर हम जानते हैं दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आईसीएफ एंड ईसीएफ। तो टोटल बॉडी वाटर इज इक्वल्स टू आईसीएफ प्लस ईसीएफ, ठीक है। तो हमें टोटल बॉडी वाटर आईईसीएफ अगर हमें पता है तो हमें आईसीएफ निकालने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो आईसीएफ इज इक्वल्स टू टोटल बॉडी वाटर माइनस ईसीएफ, सिंपल थिंग, ठीक है। ECF इज इक्वल्स टू प्लाज्मा वॉल्यूम प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। ECF इज इक्वल्स टू प्लाज्मा वॉल्यूम प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, ये हमने देखा था ऊपर, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। तो अगर हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम निकालना हो या IFV निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ECF माइनस प्लाज्मा वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक बात है। अब टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या अकेला होता है, वाटर के साथ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल बॉडी वाटर में वाटर होता है, साथ में आयंस भी होते हैं, ठीक है। आयंस कैसे, देखो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बड़ा जरूरी है, हमें याद रखना है ये, ठीक है। तो टोटल बॉडी वाटर दो जगह पर होता है, ECF ICF, ठीक है। तो ECF की अगर हम बात करें तो यहां पर डोमिनेंट केटाइन आपको याद रखना है, वो होता है Na पॉजिटिव। सोडियम इज ECF के अंदर डोमिनेंट केटाइन होता है। और क्लोराइड आयन इट इज डोमिनेंट एनाइन, Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसकी pH जो होती है ACF की स्लाइटली ग्रेटर देन ICF होती है, कितनी होती है 7.4 होती है, कितनी होती है 7.4 pH होती है। और अगर हम ICF की बात करें तो यहां पर डोमिनेंट केटाइन होता है K पॉजिटिव, और K पॉजिटिव के बाद में जो डोमिनेंट होता है वो होता है Mg पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा सेकंड डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट एनाइन इन ICF की बात करें तो फॉस्फेट होते हैं PO4 नेगेटिव, ठीक है। और नेक्स्ट डोमिनेंट वन की बात करें तो इट इज प्रोटीन, और इसकी pH कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 7 होती है, ठीक है। तो 7 और 7.4, ओके, समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये हमने देखा टोटल बॉडी वाटर्स में आयन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओके। हाँ जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर लॉसेस, पानी का लॉस, वाटर लॉस की हम बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में कैसे वाटर लॉस कैसे होता है, सबसे पहले स्वेट की फॉर्म में हो जाता है, जिसका अमाउंट कितना है 100 ml पर डे, ठीक है। 100 ml वाटर सिर्फ स्वेटिंग के थ्रू लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अब कुछ वाटर लॉसेस ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, इनसेंसिबल वाटर लॉसेस। जैसे इनसेंसिबल वाटर लॉसेस में क्या आता है, एवोपरेशन, एवेपरेशन थ्रू स्किन एंड लंग्स, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन कितना वाटर अप्रॉक्सीमेटली लॉस हो जाता है 600 से 700 ml पर डे, इनसेंसिबल वाटर लॉस के अंडर आता है थ्रू एवेपरेशन बाय स्किन एंड लंग्स, ठीक है। 600-700 ml पर डे, यस और नो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके।
अब एक मैं आपको बड़ी स्टार लाइन बताने जा रहा हूँ कि शायद पता ही होगा आपको कि Na पॉजिटिव जो होता है ना उसके साथ हमेशा वाटर जाता है। नहीं, वाटर और Na पॉजिटिव का कुछ ये है, देखो वाटर ये कहता है Na पॉजिटिव को कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो बेटा साया नहीं, ये पूरा का पूरा वाटर ही साथ में चला जाता है। तो जब वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है हम इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्ट को ऑस्मोसिस हम बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस से हम ऑस्मोल्स, ऑस्मोलैरिटी, है ना, ये चीज हम समझेंगे कि क्या होते हैं। देखो अब सबसे पहले तो मोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मोल क्या होता है? ठीक है, मोल क्या होता है? मोल का एक सिंपल सा मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस। मोल इज सिंपली मींस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल, एक मोल NaCl अगर मुझे बताना है कि 1 मोल NaCl किसके बराबर होगा, तो देखो Na का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 और Cl क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये टुगेदर 58.5 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 1 मोल NaCl विल बी इक्वल टू 58.5, ठीक है। 1 मोल NaCl सिंपली मींस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl विच इज 58.5, ओके, ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा इक्विवेलेंट का। तो एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। जैसे आपको 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन निकालना हो, Ca+2 का निकालना हो, तो Ca का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2040, ठीक है, 40 होता है, ओके। एंड वैलेंसी कितनी है इसकी 2, तो 40/2 इज इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, ओके। नाउ when we talk about plasma osmolarity, जब हम osmolarity की बात करते हैं तो कितनी होती है osmolarity प्लाज्मा की 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी, स्टैंडर्ड ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और इस ऑस्मोलैरिटी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन होता है Na पॉजिटिव का, विच प्रोवाइड 270, विच कंट्रीब्यूट्स 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन देखो 300 में से 270 का तो Na पॉजिटिव का ही है, ठीक है। प्रोटीन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं ऑस्मोलैरिटी के अंदर, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा कम होता है, वेरी लेस टू ऑस्मोलैरिटी विच इज 0.75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। देखो 300 में से 270 तो Na पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये प्रोटीन्स तो बड़ा कम कर रहे हैं, 0.75 मिली ऑस्मोल पर लीटर कर रहे हैं। और इसका रीजन लोग क्या देते हैं? इसका रीजन होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट। इट्स रीजन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। बट अब देखो एक चीज बताओ, प्रोटीन का होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट जिसके कारण इसकी लेस कंसंट्रेशन होती है, दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट वेरी लेस टू ऑस्मोलैरिटी। तो ये ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया छोटा सा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर कितनी चीजें बताते हो, बहुत चीजें बताते हो, ठीक है। अरे 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 कितनी चीजें बताता हूं मैं, चलो बताता हूं कुछ फिर से। अगर एक सेल को मान लो मैंने इस कंटेनर में डाला है एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने जो सोल्यूशन डाला है इट कंटेन 0.9% NaCl, ठीक है। तो इट इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना जाएगा। तो 0.9% NaCl मतलब आप समझेंगे इट्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसी का एग्जांपल है 0.9% NaCl, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो सेल होगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ये अपनी शेप को नॉर्मली रखेगी, कोई चेंज नहीं आएगा सेल की शेप में। लेकिन अगर आपने इसी सेल को उठा करके आपने यहां डाल दिया जहां पर सॉल्यूशन में 300 मिली मोल पर लीटर यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है, मिली मोल पर लीटर यूरिया प्रेजेंट है, देन दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। इट्स एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड इस केस में ये सेल होगी, ये पहले तो फूलेगी, फल फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, देन ये बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस सेल को आपने
अब एक सेल आपने ली है, इस सेल को आपने डाला है 300 मिली मोल पर लीटर मैनिटोल के अंदर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अब क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालने से सेल बर्स्ट हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होता, शेप मेंटेन रहती है। ओके, ठीक है जी। जब हमने आईसीएफ और ईसीएफ पढ़ा तब हमने उनकी वॉल्यूम वगैरह देखी है ना, ठीक है, ये चीज हो जाती। लेकिन फिर जब चीज नॉर्मल से दूर जाने लगती है तो डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो आईसीएफ ईसीएफ की वॉल्यूम वगैरह में अगर कोई भी अल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम में ऑस्मोलैरिटी में कोई भी अल्टरेशन होगा, देन डिजीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो आईसीएफ एंड ईसीएफ वॉल्यूम्स आर अल्टर्ड इन लॉट ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये अल्टरेशन एक्चुअली कैसे निकालते हैं, कैसे हम पता लगाएं, हाउ टू फाइंड वेदर द फ्लूइड इज अल्टर्ड और नॉट, हम कैसे पता लगाएं कि फ्लूइड में कुछ कम ज्यादा हुआ है नहीं हुआ, कैसे क्या अल्टरेशन हुआ है। तो इसके लिए एक डैरो-येनेट डायग्राम काम में लिया जाता है। डैरो-येनेट डायग्राम जो कैसा दिखता है मैं अभी बता देता हूं। ये देखो, डैरो-येनेट डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पर एक्स एक्सिस में तो हम वॉल्यूम लेते हैं लीटर्स में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन लीटर्स, एंड वाई एक्सिस पे हम ऑस्मोलैरिटी लेते हैं। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी यहां पर मैंने स्टैंडर्ड मानी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, एंड दिस इज आईसीएफ, ये रीजन हो गया आईसीएफ का, यहां तक आईसीएफ। देन ईसीएफ हो गया। जब हमने आईसीएफ ईसीएफ पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था ना, आईसीएफ 40% होता है। आईसीएफ कितना है, 40% है। ठीक है, आईसीएफ कितना है, 40%। देखो ये 2/3 पार्ट तो आईसीएफ का हो गया, देन 1/3 पार्ट इधर की तरफ वॉल्यूम लेंगे तो ये ईसीएफ का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है, आई थिंक, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डिजीज आखिर होगी कब, ये नॉर्मल हमने डायग्राम बना दिया, डैरो-येनेट डायग्राम बना दिया। ये एक नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, अभी कोई भी बीमारी नहीं हुई है हमें। ठीक है, लेकिन डिजीज कब होगी, डिजीज तब होगी जब या फिर तो वॉल्यूम में चेंज आए इधर, या फिर तो आईसीएफ की वॉल्यूम में चेंज आए, एक केस ये बन जाएगा, ईसीएफ की वॉल्यूम में चेंज आए, एक केस ये बन जाएगा। तो दो केस हो गए, वॉल्यूम में चेंज आए या फिर ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाए। ठीक है, ये ऑस्मोलैरिटी है, इस एक्सिस पे ऑस्मोलैरिटी बढ़े कम हो जाए। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी में कोई इफेक्ट आए, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी में हो या फिर आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी में हो, तो ये 4 केसेस बनते हैं जहां पर डिजीज का केस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम ये डैरो-येनेट डायग्राम इस तरीके से बनाएं, यहां पर ये देखो डैरो-येनेट डायग्राम मैंने बनाया है। फर्स्ट केस के अंदर इस एक्सिस पे ऑस्मोलैरिटी है, इधर लीटर्स हैं। ठीक है, आईसीएफ है, ईसीएफ है। ठीक है, अब यहां पर ये जो डॉटेड लाइन वाला सेगमेंट है ये पूरा, इट रिप्रेजेंट अल्टर्ड स्टेट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्टैंडर्ड चीज है इससे कुछ अल्टरेशन, इसमें कुछ अल्टरेशन हुआ है, कुछ अलग हो गया है चीज। ठीक है, तो ये अल्टर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ईसीएफ यहां तक है, इस ब्लैक लाइन तक, लेकिन यहां पर अल्टर्ड स्टेट में ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ गई है। ठीक है, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ी जा रही है। ठीक है, और आईसीएफ की वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेम। आईसीएफ में नो चेंज, आईसीएफ में कोई भी चेंज नहीं है। क्या ऑस्मोलैरिटी जो वाई एक्सिस पे थी, वाई एक्सिस पे कुछ बड़ा कम हुआ, नहीं नहीं। ऑस्मोलैरिटी इधर ईसीएफ की और आईसीएफ की दोनों की ही कोई भी चेंज इसमें नहीं आया। ऑस्मोलैरिटी में नो चेंज, इट्स अ नो चेंज। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, नो चेंज आया है। इसका मतलब जो भी फ्लूइड गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो फ्लूइड का नेचर कैसा था, वो आइसोटोनिक नेचर का था, वो आइसोटोनिक नेचर का था। केवल इस केस में क्या हुआ है, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ी है। ठीक है, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ी है। ठीक है, नाउ ये ईसीएफ की वॉल्यूम कब बढ़ जाती है, जो भी शॉक के पेशेंट होते हैं, इन ऑल पेशेंट्स विद शॉक, है ना, वी ट्राई टू इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम। ठीक है, जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं शॉक के, देन वी ट्राई टू इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम, हम ईसीएफ वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ईसीएफ वॉल्यूम को कैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाय एडिशन ऑफ आइसोटोनिक NaCl। ठीक है, इट इज नोन एज सेलाइन इन्फ्यूजन हम करते हैं, जिससे ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो एडिशन ऑफ आइसोटोनिक NaCl और सेलाइन इन्फ्यूजन, ठीक है, तो ये हमारा
सबसे पहला केस हो गया जिसके अंदर जो ये फ्लूइड्स है इनके अंदर डिस्टर्बेंस आता है, राइट, ऑल्ट्रेशन कुछ होता है। सेकंड केस हमारा ये बनता है, यहां पर ये देखो, ये ऑल्टर्ड स्टेट शो कर रहा हूं मैं। ऑल्टर्ड स्टेट के अंदर आप देख रहे हो कि ईसीएफ जो है वो कम हो गया है, ठीक है, ईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, केवल ईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। आईसीएफ के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ना कोई ऑस्मोलैरिटी में चेंज आया है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी में चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये आइसोटोनिक फ्लूइड था जो भी गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे लॉस हुआ है तो आइसोटोनिक फ्लूइड था, राइट। तो ईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, राइट। तो आइसोटोनिक फ्लूइड का जो लॉस है उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है। चलो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस कब होता है, क्या केस होता है इसका, तो इट हैपेंस व्हेन, कब होता है ये, तो लॉस ऑफ आइसोटोनिक NaCl, ठीक है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ डायरिया, जब किसी को डायरिया हो जाता है देन दिस हैपेंस, ठीक है। डायरिया में होता है विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या हो रहा था, ये केस था ओवर हाइड्रेशन का, कि किसी को ओवर हाइड्रेशन हो गया है। इन पेशेंट्स ऑफ शॉक देयर इज एडिशन ऑफ आइसोटोनिक NaCl, सलाइन इन्फ्यूजन हम करते हैं ताकि हम ईसीएफ को नॉर्मल ला सकें। उनमें होता क्या है, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ जाती है, राइट, ओके। अच्छा जी, नाउ द थर्ड केस क्या है, ये देखो स्क्रीन पर है थर्ड केस। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो प्राइमरली सबसे पहले हमें जो डायग्राम से दिखाई दे रहा है वो है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। वाई एक्सिस पे हमने ऑस्मोलैरिटी ली थी, तो देखो वाई एक्सिस पर ये चीज इंक्रीज हो गई है, डॉटेड लाइन ऊपर चली गई है, इसका मतलब ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है, ठीक है। तो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है, दैट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस यहां पर कोई ऐड हुआ है तभी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है ईसीएफ की, ठीक है। तो ईसीएफ की वॉल्यूम भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ी है, और इससे हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐड यहाँ पर हुआ है। तो देखो वॉल्यूम भी बढ़ी है, मतलब कुछ ऐड करा गया होगा, ठीक है। तो ऐड कहाँ से हुआ है देखते हैं। देखो भाई बात ये है, ये हमारा ईसीएफ है, ठीक है, ये हमारा आईसीएफ है, ठीक है। अब ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ गई है, ईसीएफ की वॉल्यूम भी बढ़ गई है। अब इस बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर वाटर आता है, ठीक है। वाटर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, वाटर आता है आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो वाटर मूव करता है फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ, ठीक है। अब वाटर आईसीएफ से ईसीएफ जाएगा तो ऑफकोर्स ये जो ईसीएफ की वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ईसीएफ की तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और ये जो आईसीएफ है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आईसीएफ है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये जो ईसीएफ है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और इसकी ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ ही रही थी बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सम एक्टिव ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस एडेड हियर। और ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस मैं बता देता हूँ, ये होता है NaCl, NaCl के ऐड होने से ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है। वाटर मूव करा, वॉल्यूम भी बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गया इस सेक्शन का, क्योंकि यहां से वाटर निकल गया तो ये कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो गई। तो वी कैन से दैट ऑस्मोलैरिटी भी अब इसकी बढ़ जाएगी, ऑस्मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेस ऑफ आईसीएफ, ठीक है। आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ गई, ठीक है। एंड ये वाटर इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब आईसीएफ की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, आईसीएफ वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ठीक है, आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, आईसीएफ का वॉल्यूम कम हो गया, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट स्टेट वी come across during clinical practice is that excessive intake of NaCl, ठीक है। If someone is
टेकिंग एक्सेसिव NaCl, देन उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, यही वाला केस होता है वो, ठीक है। तो हम उसको पहले और कोई दवाई देने से पहले हम उसको ये बोलते हैं कि भाई नमक कम कर थोड़ा खाने में, ठीक है, थोड़ा सॉल्ट कम कर, ओके। तो ये तीसरा केस बनता है अपना। चौथा केस क्या होगा? चौथा केस हमारा ये होगा, ठीक है, जहां पर ऑस्मोलैरिटी भी कम हो रही है, ECF की वॉल्यूम कम हो रही है, ECF की वॉल्यूम बढ़ रही है एक्चुअली, ठीक है। ECF की वॉल्यूम देखो इधर बढ़ रही है, ECF की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ICF की वॉल्यूम बढ़ रही है, एंड ICF की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी कम होना, ऑस्मोलैरिटी का कम होना, इसका मतलब है वाटर ओवरलोडेड कंडीशन, ठीक है। डाइल्यूशन ज्यादा हो गया है, कहने का मतलब वाटर ओवरलोडेड कंडीशन हो गई, या डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। और ये वाटर का केस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ADH से कुछ रिलेट करना पड़ेगा हमें। ADH का काम होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अगर मान लो कि ये ADH इन एडिक्वेट, इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में सिक्रीट हो ADH हार्मोन, देन ये वाला केस होगा, ये वाला जिसके अंदर ECF की वॉल्यूम बढ़ेगी, ICF की वॉल्यूम बढ़ेगी, ECF एंड ICF की ऑस्मोलैरिटी दोनों की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ISIADH, जिसको हम बोलते हैं गेन ऑफ वाटर होता है इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया। नेक्स्ट एट द एंड में आपको एक चौथा केस था वो ऊपर वाला ना, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट में एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 10 ग्राम मैनिटॉल वॉज इंजेक्टेड आउट ऑफ विच 10% इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ मैनिटॉल इज 50 mg/dl। कैलकुलेट ECF वॉल्यूम, हमें ECF वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अमाउंट क्या है कि सारा का सारा इसमें है नहीं, कुछ अमाउंट जो इंजेक्ट करा गया था, ठीक है, इंजेक्ट करा गया था, कितना था? 10 ग्राम था, 10 ग्राम वॉज इंजेक्टेड, ठीक है, माइनस अमाउंट विच इज एक्सक्रीटेड, ठीक है, एक्सक्रीटेड अमाउंट उसका 10% एक्सक्रीट हो गया, ठीक है, 10% एक्सक्रीट हो गया, 10%, 10 ग्राम का 10% कितना? 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट इंजेक्टेड माइनस अमाउंट एक्सक्रीटेड, दिस इज इक्वल टू अमाउंट रिटेन्ड जो रहा है एक्चुअली में, विच इज 9, ठीक है, विच इज 9, 10 - 1 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? 50 मिलीग्राम अपॉन में DL, ठीक है, विच इज 50 अपॉन में 100 लीटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100, 900 अपॉन में 50 विच इज इक्वल टू 18 लीटर्स करके हमारा आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमने यहाँ पर इस लेक्चर में, वीडियो में हमने सेल्यूलर फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओके।